हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली 2 क्लासेस में बता दिया है कि अर्थशास्त्र में हमें क्या क्या पढ़ना है, और मैंने शुरुआत भी कर दी थी। अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र के प्रकार, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर, उनमें संबंध, अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, अर्थशास्त्र के जनक, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पिछले क्लासेस में बता दी। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के कौन कौन से कारक होते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बता दी। आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है अर्थव्यवस्था के प्रकार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो चलिए आइए देखा जाए कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है और अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, किन किन क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अर्थव्यवस्था को देखिए कई आधारों पर बांटा जाता है, जिसमें देखिए अर्थव्यवस्था को देखिए कई आधारों पर बांटा जाता है। जैसे देखिए मेनली 3 आधार बनाए गए हैं। एक होता है नियंत्रण के आधार पर, दूसरा होता है विकास के आधार पर, और तीसरा होता है वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण। तो नियंत्रण के आधार पर देखिए अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया: उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसी अर्थव्यवस्था को देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसको पूंजीवादी। उसी प्रकार देखिए विकास के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। देखिए अविकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अथवा विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। फिर वैश्विक संबंधों के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है: खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। ये हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है, इनको अभी मैं आप लोग को डिटेल में बता रहा हूं। उसके बाद देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी जिन जिन चीजों को आज हम लोग को पढ़ना है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। देखिए अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक होते हैं उनको देखिए 3 भागों में बांटा जाता है मेनली। उसके बाद देखिए कुछ और भी क्षेत्रक बनाए गए हैं, लेकिन मेनली 3 है। एक है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। देखिए प्राथमिक क्षेत्रक में क्या क्या चीजें आती है। देखिए कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियां, या कृषि से संबंधित। जैसे देखिए इसमें देखिए पूर्ण रूप से कृषि आती है, वानिकी आती है, मत्स्यन आता है, खनन आता है, उत्खनन आता है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। द्वितीय क्षेत्रक देखिए इसको औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। इसमें देखिए क्या क्या चीजें आती हैं: निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति, इसमें आती है ये द्वितीय। तृतीयक में देखिए इसको सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है, सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें देखिए क्या क्या चीजें आती हैं: परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, भंडारण, सामुदायिक सेवाएं, ये सब किसमें आती हैं? तृतीय क्षेत्र, ठीक है। देखिए ये मैंने आप लोगों को बता दिया। देखिए अर्थव्यवस्था का प्रकार: उदारवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, नियंत्रण के आधार पर, विकास के आधार पर अविकसित, अल्प विकसित और विकसित अर्थव्यवस्था, वैश्विक संबंधों के आधार पर देखिए खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब हम आते हैं उदारवादी अर्थव्यवस्था के बारे। उदारवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसे देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। उदारवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, इसको लिबरल इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहा जाता है। उदारवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश उत्पादन के साधनों, उत्पाद के वितरण और धन के विनिमय पर मुख्यतः निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर का नियंत्रण होता है। यानी किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन वितरण पर प्राइवेट सेक्टर यानी निजी व्यक्तियों का, पूंजीपतियों का अधिकार होता है। वहां उस देश की सरकार का इस पे अधिकार नहीं होता है। यानी कोई भी चीज उत्पादित की जाती है उस देश में तो उसको वहां के निजी व्यक्ति यानी बड़े बड़े उद्योगपति उन सब चीजों को उत्पादन करते हैं और उसको कैसे पहुंचाना है वो वही काम वो भी करते हैं। सरकार क्या करती है? केवल उनको जमीन उपलब्ध कराती है, उनको
सुरक्षा उपलब्ध कराती है। बाकी उत्पादन और वितरण का काम यही करते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर जितना भी पैसा खर्च होता है सब वही लोग देते हैं, ठीक है। सभी आर्थिक क्रियाकलाप अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं और बाजार की शक्तियों की आपसी प्रतिस्पर्धा ही बाजार के स्वरूप का निर्धारण करती है। देखिए, इसमें जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, किसी वस्तु का दाम कितना रखना है, कितना घटाना है, कितना बढ़ाना है, ये सरकार तय नहीं करती है, बल्कि वही पूंजीपति उद्योगपति तय करते हैं, ठीक है। और वो बाजार में किस प्रकार का कंपटीशन होगा, बाजार में क्या कैसे किया जाएगा, सारा कुछ कौन करता है, वह वो पूंजीपति या उद्योगपति लोग, ठीक है। देखिए, पूंजी एवं पूंजीपतियों का बाजार पर नियंत्रण होने के कारण इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक। देखिए, और देखिए इसके बाद, यह व्यवस्था एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित अहस्तक्षेप के सिद्धांत यानी लेसेस फेयर पर कार्य करती है, जिसमें सरकार का बाजार पर न्यूनतम नियंत्रण, यानी सरकार बाजार में कोई इंटरफेयर नहीं करती है, सरकार इनको केवल मौका प्रदान करती है, इनको जमीन प्रदान करती है, इनको सुरक्षा प्रदान करती है, और उसके बदले में सरकार को इनसे क्या मिलता है, टैक्स मिलता है, ठीक। देख, इसीलिए संसाधनों का मुक्त प्रवाह होता है, यानी जब सरकारी नियंत्रण नहीं होता तो अपने मन से जिस चीज को जैसा चाहे वैसे बेचते हैं, जहां पहुंचाना चाहे वहां पहुंचाएं, जिसको बेचना चाहे उसको बेचे, जिस देश में बेचना चाहे उस देश में बेचे, ठीक है। तो अधिकांश विकसित देशों में इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, यानी उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे दुनिया के देखिए जो बहुत विकसित देश हैं, उनमें जैसे देखिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगली अर्थव्यवस्था देखिए आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इसमें देखिए क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है। यानी देखिए यहाँ अर्थव्यवस्था की सारी गतिविधि यानी उत्पादन, वितरण, ये सब कौन नियंत्रित करता है, सरकार, और इस पर धन भी खर्च करती है सरकार, ठीक है। देखिए, उत्पादन के साधनों मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादों एवं उनके वितरण पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है, न कि निजी। यानी अब यहाँ निजी पूंजीपति उद्योगपतियों का इस पर नियंत्रण नहीं होता है, पूर्ण रूप से नियंत्रण किसका होता है, उस देश की सरकार का। देखिए, इस अर्थव्यवस्था में सरकार का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं बल्कि लोगों का कल्याण करना होता है। यहाँ पर इन सब चीजों पर सरकार नियंत्रण रखती है बेनिफिट यानी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने देश के निवासियों का बेहतर वेलफेयर कल्याण करने के लिए। यानी अगर उनको लगता है कि पूंजीपतियों का अधिकार इस पर रहेगा तो वस्तुओं का दाम ज्यादा बढ़ा देंगे, जो गरीब व्यक्ति हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनकी पहुंच से बाहर हो जाएगी, जिसकी वजह से सरकार इस पर अपना नियंत्रण रखती है, ठीक है। देखिए, इसीलिए बाजार की शक्तियां नियंत्रित रहती हैं और आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ का वितरण सरकार द्वारा किया जाता है। उदाहरण स्वरूप भूतपूर्व सोवियत संघ, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण देखिए, जो भूतपूर्व सोवियत संघ था, जो अभी वर्तमान में देखिए उसके सभी देश उससे अलग हो गए हैं, तो अब एकमात्र रूस बचा है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण वही हुआ करता था। लेकिन आज के समय में इस प्रकार की कोई अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं है। जो अर्थव्यवस्थाएं हैं या तो पूंजीवादी हैं या फिर इन दोनों का मिश्रित रूप है, जिसका उदाहरण देखिए हमारा भारत है। तो अगली अर्थव्यवस्था देखिए क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और सरकार दोनों मिलकर उत्पादन करें और वितरण करें, यानी कुछ चीजों पर पूंजीपतियों का अधिकार रहेगा और कुछ चीजों पर सरकार का रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था को देखिए क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए, इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में उदारवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में परस्पर सहयोगी भूमिका निभाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार व्यापार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण, इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम। देखिए,
भारत की अर्थव्यवस्था इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक, अब देखिए आगे आते हैं। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो संकल्पना थी वर्ष 1929 की महामंदी के कारण उत्पन्न आर्थिक समस्याओं के समाधान के रूप में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स के विचारों से प्रेरित, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन मेनार्ड किन्स। क्योंकि 1929 ईस्वी में पूरी दुनिया में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, तो उसी की वजह से कहा गया कि पूर्ण रूप से निजी व्यक्तियों का, उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का इस पे अधिकार रहेगा, तो इस प्रकार की समस्या आगे भी आ सकती है, इसलिए सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, यानी सरकार की भागीदारी होनी चाहिए, जिसकी वजह से इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट आया। ठीक, अब देखिए अगली जो अर्थव्यवस्था है प्रकार है उसको अविकसित अर्थव्यवस्था, यानी अनडेवलप्ड इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था देखिए किसे कहा जाता है? ऐसे स्थान या देश अविकसित अर्थव्यवस्था वाले कहे जाते हैं जहां तीनों प्रकार के संसाधनों, यानी प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन में से कोई भी एक नगण्य होता है। यानी तीन प्रकार के देखिए संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन जो प्राकृतिक रूप से होते हैं, भौतिक संसाधन जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हम लोग निर्मित करते हैं, और मानवीय संसाधन का मतलब पढ़े लिखे मनुष्य, स्किल्ड पीपुल, यानी कुशल व्यक्ति। तो ये तीनों में से किसी एक चीज की वहां पर कमी होगी। जैसे देखिए कुछ ऐसे देश हैं जैसे अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीका के देश, वहां देखिए क्या है, प्राकृतिक संसाधन तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन वहां पर भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन की कमी है, तो ये कारण है। उसी प्रकार से देखिए उसका उदाहरण ध्रुवीय क्षेत्र, सहारा रेगिस्तान। देखिए सहारा रेगिस्तान का मतलब वही अफ्रीकन कंट्री जो है, उनके यहाँ देखिए क्या है, बहुत प्राकृतिक संसाधन तो प्रचुर मात्रा में, लेकिन भौतिक संसाधन नहीं है, और वहां के लोग कम पढ़े लिखे, स्किल्ड नहीं है, उनके पास नॉलेज उतना नहीं है, इन सब चीजों का उपयोग कैसे किया जाएगा, इनका दोहन कैसे किया जाएगा, इसलिए वो अविकसित। देखिए अगली अर्थव्यवस्था जो है विकासशील अर्थव्यवस्था होती है, जिसको डेवलपिंग इकोनॉमी भी कहा जाता है। देखिए एक अल्प विकसित या विकासशील देश वह होता है जहां एक ओर अप्रयुक्त अथवा अर्धप्रयुक्त मानव शक्ति हो, जबकि दूसरी ओर अप्रयुक्त प्राकृतिक साधनों की कम या अधिक मात्रा में उपलब्धता पाई जाती है। यानी यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो मानवीय संसाधन होते हैं, वो पूरी तरह से उपयोग नहीं किए जा सकते, यानी उनका उपयोग अभी प्रक्रिया में होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है अविकसित या विकासशील। ठीक है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में मौद्रिक, प्रौद्योगिकी एवं गैर आर्थिक सीमाओं के कारण विकसित देशों के तुलना में आय, उपभोग, बचत तथा पूंजी निर्माण का स्तर निम्न होता है। यानी यहाँ के ऐसे देशों की आय कम होती है, उपभोग का स्तर निम्न होता है, बचत कम होती है, ठीक है, पूंजी निर्माण बहुत कम होता है, जिसके वजह से ये अल्प विकसित होते हैं या विकासशील होते हैं। ठीक, तीसरा देखिए विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, डेवलप्ड इकोनॉमी। देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर देखिए उत्पादन के जो तीनों साधन होते हैं उनका उपयोग बहुत बेहतर तरीके से किया। देखिए उत्पादन के तीनों संसाधन जो होते हैं, प्राकृतिक भी, मानवीय भी और भौतिक भी, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं और इनका अनुकूलतम या समुचित उपयोग किया जाता है। यानी देखिए वहां प्राकृतिक संसाधन भी बहुत पाए जाएंगे और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके भौतिक संसाधन को भी बेहतर तरीके से निर्मित किया गया रहता है, यानी मशीनों को उपलब्धता वहां ज्यादा रहती है, विभिन्न प्रकार के यंत्र रहते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा सके। खेती कृषि में भी देखिए नई नई तरीके से मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, कम जगह में ज्यादा उत्पादन किया जाता है, कम बीज से ज्यादा फसलों का उत्पादन होता है, ये सारी सुविधाएं वहां होती हैं। उसके बाद वहां के लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, स्किल्ड होते हैं, कोई भी काम सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से वो अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं, विकसित होती है। ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्थाओं का उदाहरण देखिए यूरोपियन कंट्री हैं और यूएसए। ठीक, अब देखिए बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी।
ठीक है। क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात निर्यात न किया जाता हो, यानी उसी देश में जो चीजों का उत्पादन किया जाएगा उस देश के लोगों के द्वारा वही चीजें इस्तेमाल की जाएंगी, यानी किसी दूसरे देश को ना वो लोग अपना उत्पाद देंगे ना किसी दूसरे देश से खरीदेंगे। तो आमतौर पर देखिए दुनिया में ऐसी कोई अर्थव्यवस्था इस समय नहीं है, लेकिन इससे मिलती जुलती अर्थव्यवस्था जो है उत्तर कोरिया है। देखिए वह अर्थव्यवस्था जो बाह्य अर्थव्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार का आर्थिक संबंध नहीं रखती है, अर्थात आयात निर्यात की गतिविधियां शून्य होती हैं तथा निजी क्षेत्र की भूमिका नगण्य होती है, उसे देखिए बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे उत्तर कोरिया। ठीक, जैसे देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर 0, यानी यहां पर निर्यात और आयात जो है शून्य होता है, इसीलिए इसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक, अब देखिए अगली अर्थव्यवस्था है खुली अर्थव्यवस्था, यानी ओपन इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जब एक देश दूसरे देश से वस्तुओं का आयात निर्यात जो है मुक्त रूप से करता है, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए यह वह अर्थव्यवस्था है जिसका शेष विश्व के साथ आर्थिक संबंध होता है। ठीक, देखिए इस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का अन्य देशों को बाह्य प्रवाह और अन्य देशों से वस्तुओं और सेवाओं का अंतर प्रवाह होता रहता है। इसका मतलब यही कि वो अपने यहाँ पे उत्पादित की गई वस्तुओं को दूसरे देशों को बेचते हैं और दूसरे देशों से वस्तुओं को खरीदते हैं, तो इसमें वस्तुओं और सेवाओं का देखिए मुक्त प्रवाह होता है। ठीक, ऐसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग तथा पूंजी निर्माण बाह्य लेन देन से प्रभावित होता है। ठीक, इस अर्थव्यवस्था में देखिए उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का अधिक प्रभाव रहता है तथा आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध होता है। जैसे देखिए हांगकांग और सिंगापुर इसके सबसे बेहतर उदाहरण है। ठीक, और देखिए आधुनिक विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्था, यानी दुनिया में लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं इसी प्रकार की है। किसी देश में जिस चीज का उत्पादन नहीं होता वो दूसरे देश से खरीदता है, और जिस देश के यहाँ सरप्लस उत्पादन होता है, बहुत ज्यादा होता है, वो जिनके यहाँ कम होता है उनको बेचता है। ठीक, इस प्रकार से अर्थव्यवस्थाएं पूरे दुनिया में चलती है। देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है गिग इकोनॉमी। देखिए गिग इकोनॉमी क्या होती है इसको देखिए। देखिए गिग शब्द का सामान्य अर्थ होता है एक निश्चित समयावधि के लिए रोजगार, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर एक निश्चित समय के लिए लोगों को रोजगार मिलता हो, यानी एक बार वहां उनको रोजगार मिल जाए तो फिक्स रहता है कि इतने साल तक उनको रोजगार मिलता रहेगा। देखिए गिग अर्थव्यवस्था एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसके अंतर्गत संगठन एक निश्चित समयावधि के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले के साथ परियोजना आधारित अनुबंध करते हैं। देखिए यहाँ पर रोजगार की अवधि जो है फिक्स होती है कि इतने निश्चित समय तक इनको काम करना है, तो उनको आर्थिक कार्य बहुत समय के लिए निश्चित रूप से मिल जाता है। देखिए इसमें जो कोई भी संगठन होता है वो एक अनुमान लगा लेता है कि इतने वर्ष तक, इतने साल तक मुझे रोजगार मिलता रहेगा और निर्माण का कार्य मुझे मिला रहेगा। देखिए इसमें ये अर्थव्यवस्था ज्यादातर देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं उनसे संबंधित होती है। ठीक, अब देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने देश में बाहर से आके निर्माण का कार्य करती हैं, अपने देश की कंपनियां किसी दूसरे देश में जाके करती हैं, तो ये इसी प्रकार की इकोनॉमी का उदाहरण है। अब देखिए आते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पर। ठीक, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार हो गए। अब इसमें देखिए सामान्यतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों का लेखांकन, अकाउंटिंग करने के लिए इसे 3 क्षेत्रकों में बांटा जाता है। ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं। जैसे देखिए पहला है प्राथमिक क्षेत्रक। इसमें देखिए क्या मैंने बताया आप लोग को, कृषि एवं कृषि से संबंधित क्रियाएं जो होती है वो आती है। इसमें देखिए कृषि है, वानिकी है, मत्स्यन है, खनन है, उत्खनन है, यानी जितने भी कृषि से संबंधित उत्पादन होते हैं, वन संपदाओं से संबंधित जो होते हैं, मछली पकड़ना, ठीक है, खनिज संसाधनों को जमीन से निकालना, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, अब देखिए द्वितीयक क्षेत्र जिसको सेकेंडरी सेक्टर औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। उद्योग धंधों के द्वारा जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है वो सब देखिए इसी में आते हैं। देखिए
सड़कें बनाई जाती हैं, भवन बनवाए जाते हैं, सब इसी के अंतर्गत आता है। देखिए विद्युत का उत्पादन होता है, विद्युत निर्माण होता है, ये इसी के अंतर्गत आता है। गैस एवं जलापूर्ति, देखिए विभिन्न प्रकार की गैसों का लोगों को आपूर्ति किया जाता है, बेचा जाता है। देखिए रसोई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है। जल की आपूर्ति लोगों को की जाती है, देखिए पानी लोग बेचते हैं, उसका मशीन में पैकिंग करके, उसको सील करके, उसको प्योरीफाई करके, तो ये सारी चीजें इसी में आती है। इसलिए इसका नाम औद्योगिक क्षेत्र भी है, यानी जितने भी उद्योग धंधे हैं सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब आता है देखिए तृतीय क्षेत्रक, यानी तृतीय क्षेत्रक एक ऐसा क्षेत्रक होता है जो इन दोनों क्षेत्रकों को क्या करता है, हेल्प करता है, योगदान देता है। जैसे देखिए कोई भी वस्तु का उत्पादन होगा, चाहे कृषि से संबंधित हो चाहे उद्योग से संबंधित हो, उसको मशीनों की जरूरत पड़ेगी, उसको वाहनों की जरूरत पड़ेगी, उसको बैंक की जरूरत पड़ेगी, उसको बीमा की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजें कौन देता है, तृतीय क्षेत्र। उसको देखिए संचार कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, टेलीफोन की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, तृतीय क्षेत्र में। उसको व्यापारिक क्षेत्रों की जरूरत पड़ेगी, व्यापार करने की सुविधा चाहिए, तो ये सारी चीजें कौन देता है, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये तीनों क्षेत्रक देखिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक से जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है उन वस्तुओं का उपयोग करके देखिए द्वितीय क्षेत्रक के जो लोग होते हैं वो नई नई वस्तुएं या सामान निर्मित करते हैं। ठीक है, और फिर इनके द्वारा जो वस्तुएं निर्मित की जाती हैं उनको लोगों के पास उपयोग के लिए पहुंचाने का कार्य ये करता है। यानी तीनों क्षेत्रक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी बिना किसी एक के अर्थव्यवस्था चलनी संभव नहीं। ठीक, तीनों मिलकर कार्य करते हैं। देखिए प्राथमिक क्षेत्र के बारे में देखिए डिटेल में देख लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर, देखिए अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक संसाधनों का लेखांकन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसे कृषि एवं संबंध क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए इसमें देखिए कौन कौन सी चीजें शामिल है, मैंने बता दिया आप लोगों को। कृषि है, वानिकी है, पशुपालन है, मत्स्यन है, खनन है। देखिए विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है, दुग्ध का उत्पादन होता है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को लगाया जाता है, उनकी लकड़ियों को, पत्तियों को, टहनियों को, फलों को बेचा जाता है, ये सब इसी में आता है। देखिए विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का जमीन से उत्खनन किया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, कोयला, ये सारी चीजें इसी में आती है। द्वितीय क्षेत्रक देखिए इससे ये क्या होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक की वस्तुओं का उत्पादन। जैसे देखिए कृषि में गन्ने का उत्पादन हुआ तो गन्ने का उपयोग करके द्वितीय क्षेत्रक वाले क्या बनाएंगे, उसका गुड़ बनाएंगे और चीनी बनाएंगे। तो ये देखिए द्वितीय क्षेत्रक। उसी प्रकार देखिए प्राथमिक क्षेत्रक में दूध का उत्पादन किया गया तो द्वितीय क्षेत्रक वाले उस दूध का इस्तेमाल करके देखिए विभिन्न प्रकार के और प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे मिठाई बनाएंगे, पनीर बनाएंगे, क्रीम बनाएंगे, घी बनाएंगे। ये क्या हो जाता है, द्वितीय क्षेत्रक में होता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए मत्स्यन है तो मछली पकड़ी जाती है, वो प्राथमिक क्षेत्रक में आती है, लेकिन मछली से बहुत सारी चीजों का निर्माण होता है। देखिए मछली का तेल होता है, मछली से बनने वाले और भी चीजें होती हैं, वो द्वितीय क्षेत्रक में। ठीक है, विभिन्न प्रकार के देखिए खनिज पदार्थ है, सोना, चांदी, लोहा, चांदी, तांबा, ये सब देखिए उनका इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, पंखे बनते हैं और भी चीजें बनती हैं, तो ये सब चीजें द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए कृषि में कपास का उत्पादन होता है, कॉटन का उत्पादन होता है, उसका उपयोग करके द्वितीय क्षेत्रक में देखिए कपड़ों का निर्माण किया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्रक का जो चीज उत्पादित होता है उसको द्वितीय क्षेत्रक वाले इस्तेमाल करके नई नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ठीक, देखिए अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक जो प्राथमिक क्षेत्रक के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्रक कहलाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। ठीक, देखिए इसके अंतर्गत मुख्यतः अर्थव्यवस्था की विनिर्मित वस्तुओं के सकल उत्पादन का लेखांकन किया जाता है। इसमें सम्मिलित क्षेत्र देखिए क्या क्या होता है, निर्माण होता है, जहां पर किसी परिसंपत्ति का निर्माण किया जाए, जैसे देखिए भवन, सड़क, नहर, ये देखिए फिक्स्ड प्रॉपर्टी होते हैं, इसका निर्माण किया जाता है। विनिर्माण में देखिए क्या क्या चीजें आती हैं, किसी वस्तु का उत्पादन, जैसे कपड़ा, रोटी इत्यादि। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, विभिन्न प्रकार की मशीनें बनाना, विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाना, ये सब इसी में आता है। देखिए विद्युत में देखिए गैस एवं जलापूर्ति। अब देखिए तृतीय क्षेत्र,
तृतीयक क्षेत्रक देखिए सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। क्यों कहता है? क्योंकि ये प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्रक को अपनी सेवाएं देता है। देखिए इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। देखिए यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है। ठीक, देखिए इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। देखिए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित में देखिए परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवाएं आती है। ठीक, अब देखिए अर्थव्यवस्था के कुछ अन्य क्षेत्रक भी हैं, उन्हीं क्षेत्रकों से अलग अलग चीजों को लेकर कुछ अन्य क्षेत्रक भी बनाए गए हैं और बताए जाते हैं। देखिए चतुर्थ क्षेत्र क्वार्टरनरी सेक्टर, इसमें देखिए क्या होता है, अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्रक में बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। जैसे देखिए उन तीनों क्षेत्रकों को उस योग्य बनाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है वो चतुर्थ क्षेत्रक में आता है। जैसे देखिए सरकार चतुर्थ, संस्कृति किसी देश की जो कल्चर होती है वो, पुस्तकालय, शोध एवं अनुसंधान, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी इस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में शामिल। देखिए शिक्षा के द्वारा लोग पढ़ लिख कर वैज्ञानिक बनते हैं, विभिन्न प्रकार की चीजों का रिसर्च करते हैं, तो उनका उपयोग वो उन क्षेत्रकों में करते हैं, इसलिए इसका नाम चतुर्थ क्षेत्र रखा है। ठीक, अब देखिए एक और क्षेत्रक बना दिया गया पंचम क्षेत्रक, जिसको क्वाइनरी सेक्टर कहा जाता है। इसमें देखिए क्या होता है कि समाज या अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों जैसे सरकार, विश्वविद्यालय, मीडिया, विज्ञान, गैर लाभकारी संस्थान इत्यादि शामिल है। यानी ये देखिए इन्हीं के द्वारा अब और बाकी के जो सेक्टर हैं उनको हेल्प किया जाता है। यानी देखिए विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाती है, उच्च क्वालिटी के विश्वविद्यालय कौन बनाता है? सरकार बनाता है। फिर देखिए मीडिया आती है, विभिन्न प्रकार के संचार, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, टीवी न्यूज हो गया, अखबार हो गया, ये सारी चीजें इसी में आती है। विभिन्न प्रकार के देखिए वैज्ञानिक अनुसंधान, शोध, ये इसी में आते हैं। विभिन्न प्रकार के गैर लाभकारी संस्थान जो पूरे दुनिया में लोगों की हेल्प करते हैं और उनसे कोई प्रॉफिट नहीं लेते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें आती है पंचम क्षेत्र। ठीक, आप देखिए वैश्विक अर्थव्यवस्था का नवीनतम वर्गीकरण किया गया है। यानी ये सब जो वर्गीकरण हम लोगों ने पढ़ा वो बहुत पुराना वर्गीकरण था। नया वर्गीकरण देखिए विश्व बैंक के द्वारा किया गया है और उसके आधार पर देखिए विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं होती है उनको इनकम के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, देखिए विश्व बैंक प्रति वर्ष जुलाई में विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण करता है, जिसका आधार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होती है। देखिए यह वर्गीकरण विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। विश्व बैंक प्रति वर्ष जुलाई के महीने में दुनिया के जितने देश हैं उनको उनके प्रति व्यक्ति आय के आधार पर उनका वर्गीकरण करता है। ठीक है, उसमें उच्च आय, मध्य आय, निम्न आय, तो ये सारी कैटेगरी बनाई गई है। किसके आधार पर बनाई जाती है? उस देश के लोगों के द्वारा प्रति व्यक्ति कितना इनकम प्राप्त किया जाता है उसके आधार पर। देखिए तो हाल में देखिए अभी 2023 के जुलाई महीने में विश्व बैंक के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया था, उसी को मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया है। देखिए कि 2023-24 का जो आंकड़ा विश्व बैंक के द्वारा प्रदर्शित किया गया है उसमें देखिए भारत को निम्न मध्यम आय वर्ग में रखा गया है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से कैटेगरी बनाई गई। देखिए जिनकी आय सबसे कम होती है उनको कहा जाता है निम्न आय वाले देश। यानी यहाँ के लोगों की देखिए प्रति व्यक्ति आय $1135 या इससे कम होती है। ठीक है, डॉलर का वैल्यू देखिए इस समय 80 से 82 रुपए के बीच घटता बढ़ता रहता है। तो इसी से जब आप 1135 में 80 का गुणा कर देंगे तो आपको पता चलेगा, लगभग देख लीजिए 12, अगर सीधा सीधा इसको 1100 मानिए और 8, 11 88, यानी कितना आ जाएगा? इसका आप 80 से गुणा कर लेंगे तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आएगा, 11 कर लेंगे तो 88 और देखिए 88,000 रुपए, यानी 88,000 रुपए या उससे कम प्रति व्यक्ति आय रहेगी तो उस देश को कहा जाता है निम्न आय वाला। ठीक, उसी प्रकार देखिए निम्न मध्यम आय वाले देश होते हैं, उनकी इनकम क्या होती है? देखिए $1136 से डॉलर से लेकर $4,465
डॉलर की। देखिए ये डॉलर में इसलिए निकाली जा रही है कि डॉलर देखिए एक वैश्विक मुद्रा है, पूरे दुनिया के लोगों के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाता है और ये रिपोर्ट ये आंकड़ा वर्गीकरण कर कौन रहा है, विश्व बैंक कर रहा है। तो विश्व बैंक पूरे दुनिया के लिए काम करता है, इसलिए ये आंकड़ा जो है डॉलर में निकाला गया। ठीक, आप देखिए उच्च मध्यम आय वाले देश जो होते हैं जिनकी देखिए प्रति व्यक्ति आय 4,466 रुपए से लेकर बार बार मैं रुपया बोल दे रहा हूं, डॉलर से लेकर 13,845 डॉलर के बीच होती है, तो उनको उच्च मध्यम आय वाले देश कहा। फिर देखिए उच्च आय वाले देश यानी जिनकी प्रति व्यक्ति आय देखिए 13,845 डॉलर या उससे अधिक होती है, वो उच्च आय वाले देश होते हैं। ठीक, देखिए वर्ष 2024 में देखिए दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी रही हैं। देखिए उसमें सबसे पहले स्थान पे था यूएसए, दूसरे स्थान पे देखिए चाइना, तीसरे स्थान पर जर्मनी, चौथे स्थान पर जापान, पांचवें स्थान पर अपना भारत, छठवें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम यानी जिसको हम लोग इंग्लैंड कहते हैं, सातवें स्थान पर फ्रांस, आठवें स्थान पर इटली, नौवें स्थान पर ब्राजील और 10वें स्थान पर कनाडा। यानी ये दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2024 की हैं। ठीक, इसमें देखिए आगे पीछे होता रहता है, ये जो शुरुआत का जो रैंक है 2 रैंक ये देखिए नहीं चेंज होता है, बाकी के रैंक में आगे पीछे होता रहता है। ठीक, दुनिया की देखिए जो 10 अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें से 5 जो प्रमुख हैं उनका देखिए यहां पर मैंने एक आंकड़ा दिखा दिया है। जैसे देखिए सबसे ऊपर देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए है, इसके देखिए जो प्रति व्यक्ति आय क्या है देखिए 85.37 हजार डॉलर। ठीक, बहुत ज्यादा है। देखिए जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि 13,000 कुछ डॉलर से, तो इसका देखिए 85.37 हजार डॉलर है। फिर देखिए दूसरी जो अर्थव्यवस्था है वो चीन की है, देखिए 13.14 हजार प्रति डॉलर। तीसरी देखिए जर्मनी है, इसकी प्रति व्यक्ति आय देखिए 54.29 हजार प्रति डॉलर। जापान के देखिए यहाँ 33.14 हजार, भारत के देखिए 2.73 हजार डॉलर। देखिए ये जीडीपी है, जीडीपी के बारे में मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। तो देखिए जीडीपी के मामले में भी देखिए अमेरिका की जीडीपी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है, देखिए लगभग 29 ट्रिलियन डॉलर है। देखिए उसके बाद दूसरे स्थान पर चाइना है जिसकी जीडीपी देखिए 18.53 ट्रिलियन है। उसके बाद जर्मनी की देखिए इनके मुकाबले ये देखिए बहुत कम है। तो अगर कहा जाता है इस समय की दुनिया में अगर कोई देश अमेरिका के मुकाबला कर सकता है तो वो चीन है। देखिए उसकी जीडीपी अमेरिका से पास है, बाकी लोग बहुत दूर हैं। ठीक, तो ये 5 दुनिया के बड़े देश हैं। ठीक, अब देखिए अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसकी जीडीपी देखिए वही मैंने बताया ना 28 ट्रिलियन से ज्यादा है। अमेरिका की मजबूत आर्थिक स्थिति के पीछे कई वजह हैं, जैसे वहां की मजबूत वित्तीय, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र, यानी वहां पे हर चीजें बहुत बेहतर हैं, जिसके वजह से वहां की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे आगे। वहां पढ़े लिखे लोग भी हैं, वहां तकनीकी भी है, वहां पर सेवा क्षेत्र बहुत मजबूत है, वहां पैसे लोगों के पास ज्यादा है, इसके। उसके अलावा देखिए अमेरिकी डॉलर की वैश्विक आरक्षित मुद्रा के तौर पर मजबूत स्थिति भी, यानी अमेरिका का जो डॉलर है पूरे दुनिया में बहुत मजबूत स्थिति में, तो ये भी कारण है। देखिए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देखिए अभी मैंने दिखाया आप लोग को, और कहा जा रहा है कि 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है। यानी देखिए भारत की अभी अर्थव्यवस्था कितनी है 3.94 ट्रिलियन, कहा जा रहा है कि 4 से ऊपर हो जाएगी, और कहा जाता है कि भारत चौथे स्थान पर आ जाएगा। ठीक, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि अगर चालू वित्त वर्ष में भारत की जो 6.7% की अनुमानित सालाना ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी, तो भारत इस आंकड़े को प्राप्त कर जाएगा। और कहा जाता है कि 2030-31 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है यदि इस रेट से ग्रोथ होगी। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया, अर्थव्यवस्था के प्रकार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखा जाए।
अगली जो क्लास होगी उसमें मैं इसके आगे की चीजें बताऊंगा। अब हम लोग को आगे की जो चीजें हैं उनको भारत से जोड़कर पढ़ना है। यानी ये जो दोनों चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ा, अर्थव्यवस्था के प्रकार और अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक है, तो उनको हम देखेंगे भारत में किस प्रकार की कंडीशन इनकी है। ठीक है, तो आज की क्लास में मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए